नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदी की पहली महिला कहानीकार लेखिका भी है। कहानी का प्रकाशन एवं संकलन देख लेते हैं। इस कहानी का प्रकाशन 1904 में हुआ था। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी माना है। मय शैली में एक कहानी लिखी गई है। कहानी का विषय: जातिगत पक्षपात पर व्यंग, परिवर्तन की बात, सरकार एवं कर्मचारी पर व्यंग, कोलकाता की खासियत, एकता का सूत्र चप्पल, अलग अलग क्षेत्रों पर करारा व्यंग जैसे बिजली, कानून और शिक्षा विभाग, युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर प्रहार भी इस कहानी में किया गया है। यह कहानी न होकर एक निबंध है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अपनी किताब निबंध नवनीत में कहा है कि यह कहानी न होकर एक निबंध है। दूसरा यह तर्क दिया जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें नामक रचना 1904 में प्रकाशित हुई थी और दुलाई वाली 1907 में। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में पहली कहानी का दर्जा जिसे मिला है वह दुलाई वाली है। तो फिर चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी क्यों नहीं, जबकि इसका प्रकाशन दुलाई वाली से पहले का है, क्योंकि यह कहानी विधा की चौखट में सही नहीं बैठती है। आइए इस कहानी का सारांश देखते हैं। लेखिका चंद्रदेव से प्रणाम करते हुए इस कहानी की शुरुआत करती है, जहां वह बड़ी ही नम्रता के साथ अपनी इच्छा आकांक्षाओं को रखती है। वह चंद्रदेव को इस भूतल मतलब पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित करती है। आमंत्रित करते हुए चंद्रदेव से कहती है कि आप तो कितने सालों से, युगों से एक ही जगह पर कार्यदक्ष की भांति निष्ठा से काम कर रहे हैं। आपके विभाग में कोई ट्रांसफर नहीं होता है क्या, या आपके यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है क्या? ऐसा सवाल लेखिका चंद्रदेव से कर रही है। आपकी गवर्नमेंट आपको पेंशन तो देती है या नहीं? लेखिका कहती है, अगर आपके जैसा कर्तव्यनिष्ठ होकर हमारे यहाँ की सरकार काम करती तो अब तक उन्हें अनेकों पदोन्नति मिल गई होती और अब तक वह कितनी जगह घूमकर आ गए होते। यहाँ लेखिका ने हमारे देश की व्यवस्था और यहाँ के काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग्य किया है। यह सब सवाल करते हुए लेखिका अचानक चंद्रदेव से क्षमा मांगने लगती है। मुझे क्षमा करें, आपको तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अमर हैं। आपको तो अमरता का वरदान मिला हुआ है। आपको मृत्यु और स्वर्ग नरक का तो कोई भय ही नहीं है। जैसे देवता लोग अपनी जाति के कारण पक्षपात करते हैं, वैसे ही भारत में भी लोग पक्षपात करते हैं। अंग्रेजी सरकार भी उसी तरह पक्षपात कर रही है। इस बात में आपको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। आपको अगर अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए। आधुनिक भारत के प्रभु हैं डॉक्टर लॉर्ड कर्जन। अगर आप नम्रता पूर्वक आह्वान करेंगे तो आपको भारत की कुछ सरकारी नौकरियां भी मिल सकती है। यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य किया है। वह कहती है उनका एक ही नारा होता है, कमीशन और मिशन। यह दोनों ही कार्य उनको अत्यंत प्रिय हैं, जैसे किसकी भर्ती करना है और किसका कितना कमीशन लेना है। लेखिका कहती है, आधुनिक काल के चलते यहाँ नीति और रीति में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है। इस बदलाव में आकाश पाताल तक का अंतर भी है। यहाँ आने के बाद आपको पूरा भारत भ्रमण भी करना है। आपको तो छुट्टी मिलती नहीं होगी और यहाँ भारत के युवा वर्ग के लोग छुट्टी के लिए लालायित रहते हैं। अर्थात देश में युवा वर्ग की आलसी मनोवृत्ति पर लेखिका ने व्यंग्य किया है। यहाँ के युवा को किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने आप में डूबे हुए हैं। एक लड़कपन का चश्मा धारण किया हुआ है। यहाँ की दीनहीन अनपढ़ जनता से यह लोग काफी दूर रहते हैं। आपको भारत घूमने आना चाहिए, लेकिन आपको अवकाश तो मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा काम पर दिखाई देते हैं। अर्थात अमावस्या के दिन तो आपको छुट्टी मिलती होगी, तो उस दिन आप हमारे यहाँ हॉलिडे मनाने आ जाइए। किंतु भारत भ्रमण तो एक दिन में नहीं होगा, तो आप सिर्फ कलकत्ता आ जाइएगा। कलकत्ता के कारखानों, कारीगरों, वहाँ की शिक्षा दीक्षा, व्यवहार, लोक परलोक सब देख लीजिएगा। जिस तरह देवताओं का बोझ उनके वाहन उठाते हैं, किसी का बैल, किसी का हंस, मोर इत्यादि होते हैं, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मनुष्य का बोझ उसकी चप्पलें उठाती हैं। सबका कार्य वह अकेले करती हैं, किसी भी जाति की क्यों ना हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके पैरों में चप्पल है। चप्पल की कोई जाति नहीं होती है।
लेखिका चंद्रदेव से यहाँ की बिजली का अध्ययन करने के लिए भी कहती है। यहाँ की उच्च शिक्षा विभूषित युवा वर्ग सिर्फ देखते रहते हैं, बाकी वह कार्य नहीं करते। युवा वर्ग को देश के लिए कार्य करने को लेखिका कह रही है। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह उस बिजली को स्पर्श कर सके, उसका सुधार कर सके। जिस वजह से गरीब को बिजली मिल सके, वह सिर्फ दासी बनकर रह गई है। लेखिका आगे कलकत्ता की ईडन गार्डन्स की बात भी करती है, जो बहुत ही सुशोभित है। विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ पंडितों से भी आप बात कर सकते हैं। वहाँ की सुंदरता को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। लेखिका चंद्रदेव से यहाँ आकर इसका अवलोकन करने के लिए कहती है। लेखिका यहाँ आने के लिए सविनय आग्रह करती है। यहाँ आने के बाद चंद्रदेव को क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में भी वह कहती है। बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया रानी की जो प्रतिमूर्ति है, जिसका काला दाग छुड़ाने के लिए प्रोफेसर महाशय गजधर ने कष्ट लिया था, उसको भी आप देख सकेंगे, ऐसा लेखिका चंद्रदेव से कह रही है। भूमंडल की छाया किस तरह सूर्य नारायण पर पड़ती है, उसको भी आप देख पाएंगे। यहाँ के लोगों की समझ, भूल या थोतापन को ग्रहण लग गया है। इस थोतेपन को आप यहाँ आकर मिटा दीजिए। यहाँ की बहुत सारी बातों को भी आप ज्ञात करके जाएंगे। यहाँ के राजा महाराजाओं को भी देख सकेंगे, जो सिर्फ पुतलियों की भांति हैं। किसी को भी प्रजा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। लेखिका ने राजा महाराजाओं पर करारा व्यंग किया है, अर्थात प्रजा दुखी है या सुखी है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से चंद्रदेव को भूतल की स्थिति को देखने और समझने के लिए आमंत्रित करती है। अलग अलग क्षेत्रों को देखने की बात वह करती है, जिसमें चिकित्सा, कानून, शिक्षा एवं अन्य विभाग शामिल है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। यह मेष शैली में लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आप सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखिए कि राजेंद्र बाला घोष, जो हमारी बंग महिला है, वह चंदा मामा से बात करती हुई अंग्रेजी सरकार पर, यहाँ के युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर और विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करती है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आप इसे 1 से 2 बार और देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली ये समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसे बिल्कुल सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।